हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें से पिछले लेक्चर में जो है ना अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किए थे, मैकेनिज्म भी उसका देखे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अल्डोल कंडेंसेशन में जो दो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एडिशन होकर के पहले बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बनता है जिसको अल्डोल बोलते हैं, और फाइनली उसका डिहाइड्रेशन होगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन था, उसका पूरा मैकेनिज्म भी जो है हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, देखो अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जो हम लोग लिखे थे ना, तो उसमें बताए थे कि अल्डोल कंडेंसेशन एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। मतलब इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के, वे दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन था, दोनों मॉलिक्यूल्स उसमें सेम कार्बोनिल कंपाउंड के होते थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता था। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा ना कि इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स हो सकते हैं, चाहे दो डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं। तो यदि दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स और दो डिफरेंट कीटोन्स के बीच अल्डोल कंडेंसेशन करवाया जाए तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अभी जो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन है या बहुत बेहतर तरीके से हो, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ओनली वन पार्टनर शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन and the other partner should be more electrophilic. Other partner should be more electrophilic. जैसे मान लो कि अल्डोल कंडेंसेशन हम करवाते हैं इथेनल और प्रोपेनल के बीच। इथेनल प्लस प्रोपेनल, एक हाइड्रोजन अलग दिखाते हैं, दिस वन इज प्रोपेनल एंड दिस वन इज इथेनल। अल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में करवाते हैं ऐसा। तो देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इथेनॉल और प्रोपेनॉल हैं, दो अलग है, सॉरी इथेनल और प्रोपेनल है, दो अलग अलग अल्डिहाइड्स हैं और दोनों में अल्फा कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी है। तो रिएक्शन में बतलाया क्या है कि एक का अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दूसरे का एक CO बॉन्ड है उसमें जाके जुड़ता है, मतलब E बॉन्ड यहाँ करते हैं और E वाला जा करके हम लोग यहाँ करते हैं ऐसा। तो प्रोडक्ट कुछ इस हिसाब से बनेगा, CH3COOH और उससे जाके अल्फा कार्बन जुड़ेगा तो CH, इससे नीचे जोड़ दो CH3 और ये हो गया आपने ऐसा। तो इस केस में जो प्रोपेनल है ये काम किया न्यूक्लियोफाइल का, इथेनल जो है ये काम किया इलेक्ट्रोफाइल का। याद रखोगे कि न्यूक्लियोफाइल का काम वही कर सकता है जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो। यदि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो वह कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मैकेनिज्म में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का काम प्रोपेनल तो यहाँ किया ही। आप देखो कि जो इथेनल है इसमें भी अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम तो ये भी कर सकता है। मतलब रिएक्शन को जरा हम लोग ऐसे करके लिखें, CH3 CH2 COH प्रोपेनल, यहाँ ले लो इथेनल ऐसा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो इस बार जो है इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाओ, तो इस बार E हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और E वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ऐसा। तो इस CH3 CH2 ये हो जाएगा CH, ऊपर में OH और यहाँ से जोड़ो CH2 COH। अब नाम लिखो
1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन का पेंटेनल। ऐसे ही 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले ऐसा। तो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में ये एक समस्या है कि आप दो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स ले रहे हो और यदि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो इस केस में क्रॉस्ड कंडेंसेशन से दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो हम लोग रिएक्शन करवाए हैं, आगे कंडेंसेशन करवाओगे तो डिहाइड्रेशन भी होगा, अल्फा से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा से OH और बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये आपने से देख लेना है इसको। हम लोग को मेन बात यहाँ जो समझना है कि यदि आप दो अल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स ले रहे हो जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में कंडेंसेशन रिएक्शन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार ई न्यूक्लियोफाइल का काम किया, ई इलेक्ट्रोफाइल का, फिर उलट गया, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल था वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसके अलावे दो प्रोडक्ट्स और बनेंगे, इसके अलावे दो प्रोडक्ट्स और बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो जैसे मान लो कि अब जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो गिन करके इथेनॉल का एक और प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल है क्या? नहीं है। जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल, और 1 मोल लोगे मतलब इतना हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। अब इतना सारा मॉलिक्यूल है तो मान लो कि इतना सारा मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का है, सॉरी इथेनॉल का, और ये सब मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉल का। तो जब ये एक दूसरे से कंबाइन करेगा तब हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या गारंटी है कि एक दूसरे से ही कंबाइन करेगा? आपस में भी तो कंबाइन कर सकता है, और जब आपस में कंबाइन करेगा तो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये जो दो प्रोडक्ट बना ये क्रॉस्ड कंडेंसेशन बना है, एक दूसरे से कंबाइन किया है। सो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के भी हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉल के भी हैं, तो इथेनॉल का दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, और उसी प्रकार से प्रोपेनॉल का भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सेल्फ कंडेंसेशन करेगा। मतलब दो प्रोडक्ट्स इसमें जो है और बनेंगे। तो सेल्फ कंडेंसेशन के लिए तो बताए हैं इस CH3COH प्लस ये CH2H COH, ये अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये यहाँ कर दो, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। चूँकि दोनों यहाँ सेम ही कंपाउंड है इथेनॉल, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई भी लेना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH CH2COH। ऐसा एक बात ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन यदि आता है तो दो बात लिखा हुआ रह सकता है, आइदर अल्डोल रिएक्शन या फिर अल्डोल कंडेंसेशन। तो हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि रिएक्शन और कंडेंसेशन में अंतर है। अल्डोल रिएक्शन बोलेगा तो बस इतना प्रोडक्ट बना के छोड़ देना है, एडिशन। लेकिन यदि अल्डोल कंडेंसेशन पूछेगा तो कंडेंसेशन मतलब पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन भी करना है। ऐसे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो क्या बताए थे? अल्फा से H, बीटा से OH और बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। तो देख लोगे कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने बोल रहा है या रिएक्शन का, तो रिएक्शन के लिए यहाँ तक छोड़ देंगे, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेगा तो ऐसे जो है डिहाइड्रेशन करके दिखाना होगा। तो 3 प्रोडक्ट्स बने, ये नंबर 1 हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा नंबर हुआ। चौथा नंबर में क्या होगा कि ऐसे ही दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के आपस में कंबाइन करेंगे, इस प्रकार से ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, किसका? प्रोपेनॉल का। CH3 CH2COH प्लस CH3CH COH। तो यहाँ और ये अल्फा कार्बन है तो इस जगह पे, और प्रोडक्ट हम लोग ऐसा बना देंगे CH3CH2 CHOH, इस CH और इसमें जुड़ जाएगा CH3COH, ऐसा प्रोडक्ट। तो ये 4 हुआ ऐसा। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि यदि आप अल्डोल रिएक्शन करवा रहे हो दो वैसे अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस केस में हमेशा 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन से, और 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे
क्रॉस्ड कंडेंसेशन से हमेशा 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। अब हमको यदि सिंगल प्रोडक्ट बनाना है तब फिर कैसे होगा? तो सिंगल प्रोडक्ट यदि बनाना है, सक्सेसफुल क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन हो, ऐसे 4 प्रोडक्ट नहीं बने, तो उसके लिए जो देखो यहाँ 2 पॉइंट हम लिखे हैं कि केवल एक पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, माने दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और साथ ही साथ कि जो दूसरा पार्टनर हो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो पहले वाला की तुलना में। तब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका समझ में आएगा। मान लो कि ऐसा हो, एक फॉर्मल्डिहाइड हो और दूसरा एसिटल्डिहाइड हो, और अब हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन करवाएं। तो देखो इसमें अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब चूंकि इसमें अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है तो ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बताएं न्यूक्लियोफाइल का काम वही करता है जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो। तो अल्फा कार्बन में इसमें हाइड्रोजन है तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो है तो इलेक्ट्रोफाइल तो है ही। ये केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा, कभी भी या न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मान लो, इसको न्यूक्लियोफाइल, और इसका हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाओ। देखो यहाँ तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OH H CH2COH। ठीक, प्रोडक्ट बन गया। आगे चाहो तो डिहाइड्रेशन करवा सकते हो अपना। अब जैसे भी हम समझाए कि मान लो कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और ऐसे बहुत सारे एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम कोई नहीं करेगा, दोनों काम करेगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। और दोनों इलेक्ट्रोफाइल ही आपस में कंबाइन कैसे करेगा, एक तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि दोनों में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बन करके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये देख रहा है कि यदि इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं तो इससे मजबूत इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा यहाँ है। बताए थे कि फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड और कीटोन, सभी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है। शुरुआत में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इसको इधर मिल रहा है। तो ये हमेशा इसी से कंबाइन करेगा, आपस में कंबाइन नहीं करेगा। तो इस केस में सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। तो क्या कंडीशन हुआ कि एक में अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में नहीं है, पहला। दूसरा कि जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके तुलना में ज़्यादा होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ऐसा करने से सिंगल अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये था क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, कि यदि 2 ऐसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन करवाओगे जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस केस में पॉसिबली 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 सेल्फ कंडेंसेशन से और 2 क्रॉस्ड कंडेंसेशन से। यदि सिंगल प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में हम लोगों को वैसे अल्डिहाइड और कीटोन को लेना होगा जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में नहीं हो, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए तब। एक इसमें आता है मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन कहने का मतलब हुआ कि एक अल्डिहाइड प्लस एक कीटोन, एक अल्डिहाइड प्लस एक कीटोन। ऐसा देखो, दोनों सेम अल्डिहाइड्स या कीटोन्स रहा तो सेल्फ कंडेंसेशन, दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड्स या डिफरेंट कीटोन्स रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, और एक अल्डिहाइड और एक कीटोन रहा तो कहलाएगा मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि मिक्स्ड और क्रॉस्ड को सेम ही लेकर के चला जाता है, कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं इसके बीच हम लोग, लेकिन देखना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, दोनों सेम भी है, क्रॉस्ड और मिक्स्ड को एक ही जैसा लेकर के चलते हैं हम लोग। तो एक अल्डिहाइड कीटोन में जैसे मान लो कि बेंजल्डिहाइड ले लो और दूसरा कोई कीटोन में एसीटोन ले लो,
और बेस के प्रेजेंस में करवाओ। तो देखो इसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ही बिहेव करेगा। अब इस CH2H जैसा रिएक्शन करवाते हैं यहाँ और यहाँ, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। पहले CHOH CH2 COCH3, ये अल्फ़ा बीटा, यदि डिहाइड्रेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अल्फ़ा से H हटता है, बीटा से OH और दोनों के बीच क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COCH3 और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बताया कि क्रॉस्ड और मिक्स्ड में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करना हम लोग को, सेम ही लेकर के चल सकते हो। लेकिन यदि वर्ड के हिसाब से देखो तो यही मतलब हुआ। क्रॉस्ड मतलब दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स होंगे या दो डिफरेंट कीटोन्स होंगे, और मिक्स्ड मतलब एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। अगला इसमें है क्लेजेन रिएक्शन या फिर क्लेजेन-स्मिट कंडेंसेशन। नाम है क्लेजेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या है कि एक आपका रहेगा एरोमेटिक अल्डिहाइड, फिक्स्ड है, एक एरोमेटिक अल्डिहाइड होना चाहिए मतलब बेंजल्डिहाइड, और दूसरा कोई होगा एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन। नहीं, क्लेजेन रिएक्शन में क्या हुआ, माने अल्डोल कंडेंसेशन ही है। इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन आ गया कि जो दो पार्टनर हम लोग लेते हैं उसमें से एक जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड ही होना चाहिए मतलब बेंजल्डिहाइड, और दूसरा जो है एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो जैसे मान लो एक एरोमेटिक अल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड तो लेना ही है, ये रिक्वायरमेंट है, आपको लेना होगा बेंजल्डिहाइड। दूसरा कोई एलिमेटिक अल्डिहाइड ले लो, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लो, तो फिर से वही बात, अल्फा कार्बन है तो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ, और इसके एक हाइड्रोजन को हम लोग शिफ्ट करवा देते हैं इस जगह पे। डाइल्यूट NaOH कि मैंने वही बेस ही लेना है, तो हो जाएगा बेंजीन CHOH, ये हो जाएगा CH2COH ऐसा। फिर से डिहाइड्रेशन करोगे तो अल्फ़ा बीटा कैसे करते हैं, अल्फ़ा का हाइड्रोजन और बीटा का OH माइनस H2O, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड ऐसा। तो फिक्स्ड है। क्लेजेन रिएक्शन या क्लेजेन-स्मिट कंडेंसेशन जो है, इसमें से बताया कि एक एरोमेटिक अल्डिहाइड होना है, दूसरा कोई एलिफेटिक अल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन ले सकते हो। जैसे यहाँ एलिफेटिक अल्डिहाइड लिए थे, कीटोन लोगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा, तो यहाँ भी CH3 कर दो तो यहाँ भी CH3 कर दो, प्रोडक्ट का नाम चेंज कर जाएगा। तो ये हुआ क्लेजेन-स्मिट कंडेंसेशन या क्लेजेन रिएक्शन। तो ऐसे और भी कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, इसी को हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अगला इसमें है बेंजोइन कंडेंसेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो चूंकि अल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जितने भी कॉमन कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं सारे रिएक्शंस को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें से एक आ गया बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि वैसे एरोमेटिक अल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और वो भी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। वैसे अल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन या वैसे एरोमेटिक अल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो,
तो देखो सेल्फ कंडेंसेशन बोल रहे हैं मैंने दोनों मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल रहे हैं तो बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, बेंजल डिहाइड ले लेते हैं हम लोग। और इसमें रिएक्शन होता है अल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में, पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में जो है यह रिएक्शन होता है। तो पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होकर के देखो क्या बनता है प्रोडक्ट, CHOH C डबल बॉन्ड O और ऐसा ये जो प्रोडक्ट बना है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम है बेंजोइन। ऐसा तो यदि दो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल डिहाइड का अल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन करवाओगे तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज कॉल्ड बेंजोइन। इसीलिए रिएक्शन का नाम पड़ा बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसे अल्डोल में अल्डोल बन रहा था ना, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन बोलते थे, वैसे ही इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजोइन बनता है। इस कंपाउंड का नाम ही है बेंजोइन, इसलिए इसको बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म की बात करें, देखो एकदम आसान सा मैकेनिज्म है इसका। कैसे हुआ रिएक्शन शो, सबसे पहले केसियन जब आयोनाइज करेगा, आयनिक कंपाउंड है तो K+ और Cn- बनेगा। ये यहाँ Cn- काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब क्या होना है कि जो बेंजल डिहाइड लिए हो, वही सब थ्योरी है कि E इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ से जब आप Cn- लोगे न्यूक्लियोफाइल तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसा इस तरह से। तो CO पर हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे H और यहाँ जोड़ दो Cn। ठीक, यहाँ तक तो सिंपल है। यहाँ होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है कि देखो कार्बन से जो Cn ग्रुप लगा है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्या करेगा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बदले में कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होता है। बेंजीन वाला कार्बन का भी नहीं खींच सकता है, क्योंकि ई वाला कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। रीजन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3, तो बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कार्बन, तो ये H+ हो जाएगा, तब तक O- इधर बचा हुआ है। तो ऐसा करने से देखो ये हो जाएगा C, यहाँ बन जाएगा OH, इस Cn और ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। ऐसा कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ, और ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन फेवरेबल है। इसीलिए फेवरेबल है क्योंकि यह कार्बन आयन यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। देखो E2 को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो इसका रेजोनेंस बन सकता है। और बताएं कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी जो है बढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये माइनस, ऐसा। तो ये भी देखा जाता है ना कि आखिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्यों हुआ। तो पहला रीजन जो हम बताए प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने का, वो क्या रीजन था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ले रहा था Cn, उधर से ऑक्सीजन, बगल से बेंजीन रिंग भी ले रहा था, मतलब फिनाइल रिंग। तो इस तरह से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये कार्बन जो है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। अभी जब ये H+ बन गया तो इसको ले लिया O-। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन लिया तो बना कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब कार्बन आयन का बनना यहाँ फेवरेबल हुआ, इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफ़र आसानी से होगा। अभी जो कार्बन आयन बना है ना, ई फिर ऐड करेगा जो दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड का लिए हैं हम लोग उसके साथ। देखो कैसे ऐड करता है। तो ये जो कार्बन आयन बना है, दिस वन OH और यहाँ Cn और ये कार्बन पर नेगेटिव, ये क्या करेगा कि जो बेंजल डिहाइड का हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल लिए हैं, अरेंज करके लिखे हैं, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ ना। ये शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे, तो देखो ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा COH Cn और ये COH, नीचे हुआ H, सॉरी O- हो जाएगा ऐसे, और यहाँ बेंजीन इस तरह से।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, एनायन का। अब यहाँ वाला स्टेप केवल समझोगे, एक साथ काम होगा। Cn माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप मतलब ये जो Cn माइनस होता है ना, देखो ऐसा, ये आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाता है। रिमूव होने का कारण है कि रेजोनेंस दिखा सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं, ऐसा रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के आधार पर इसको हम लोग देख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखोगे तो Cn माइनस यहाँ से आसानी से बाहर हो सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो कार्बन का बॉन्ड कमी होगा तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेगा, ऐसा, तो ये बन जाएगा H प्लस। तब तक बगल में O माइनस है तो ये O माइनस ले लेगा इस H प्लस को, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फिनाइल, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, देखो Cn तो बाहर ही हो गया, और ये हो गया CH, ऊपर में हो गया OH, इसको ले लिया तो फिनाइल। Cn माइनस यहाँ से बाहर हो गया, तो यहाँ देखो Cn माइनस इन्वॉल्व हुआ था, लास्ट में बाहर निकल गया। इसका मतलब ये काम कर रहा है किसका, कैटलिस्ट का। और लास्ट में देखो प्रोडक्ट भी बन गया, दोनों सेमी प्रोडक्ट है, बेंजोइन। तो ये था बेंजोइन कंडेंसेशन और इसका मैकेनिज्म कि किस प्रकार से बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नोट्स लिखने आता है, मैकेनिज्म नहीं आता है। लेकिन पहले ही हम बताएं कि ऑर्गेनिक में यदि कंसेप्ट बनाना है तो मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। और किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखोगे ना तो दो टर्म, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों को पहचानो। बाकी जो बेसिक बातें हैं, स्टेबिलिटी वगैरह, ये सब रेजोनेंस वगैरह के आधार पर सब ध्यान में रखते हुए मैकेनिज्म आसानी से हम लोग उसका लिख सकते हैं। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन, अब अगला कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो है परकिन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन, परकिन नाम है, इंपॉर्टेंट है। तो परकिन कंडेंसेशन में रिएक्शन किसके किसके बीच होता है, तो एकदम आसान सा है। एरोमेटिक अल्डिहाइड रहेगा प्लस एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में होगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, जिसका एसिड एनहाइड्राइड है। जैसे मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट लेंगे, और प्रोडक्ट बनेगा वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को जो है हम लोग बोलेंगे परकिन कंडेंसेशन। तो द कंडेंसेशन बिटवीन एन एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज परकिन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म सेम है एकदम, अल्डोल कंडेंसेशन ही है, बस कंपाउंड के आधार पे जो नाम अलग हो जा रहा है। तो बेंजल डिहाइड ले लें, एलिफेटिक एनहाइड्राइड में जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ सॉल्ट लेना है सोडियम, तो किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ 2 कार्बन का है तो ये 2 कार्बन का एसिड लेना होगा, सोडियम एसीटेट लिए, और एकदम रिएक्शन सेम है, बस इसको यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए। अल्फा कार्बन है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH OH, ये हो जाएगा CH2 CO COCH3। फिर यहाँ से डिहाइड्रेशन करवा सकते हो, इसका हाइड्रोजन अलग, तो ई वाला यहाँ और ये यहाँ, तो ये -H2O, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COO COCH3। ठीक, यहाँ से इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड मिलेगा ना, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा ऐसे, तो H प्लस OH माइनस, ये OH जा करके यहाँ जुड़ेगा और ये H जा करके इधर जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3 COOH।
तो एसिटिक एसिड निकला, एसिटिक एसिड, और ई जो है इसको हम लोग बोलेंगे सिनेमिक एसिड। ऐसा तो मैकेनिज्म तो एकदम देख ही रहे ना, एकदम सेम है। जो मैकेनिज्म था अल्डोल कंडेंसेशन का वही मैकेनिज्म परकिन कंडेंसेशन का भी है, बस केवल कंपाउंड के नेचर के आधार पे नाम बदल रहा है। बस इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, दूसरा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस यहाँ एक हाइड्रोलाइसिस लास्ट में करना पड़ रहा है, जिसके चलते अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अगला कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें, अगला कंडेंसेशन नोवेना जेल कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन था, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोवेना जेल कंडेंसेशन। नोवेना जेल नाम है तो नोवेना जेल कंडेंसेशन हो गया। और इसमें क्या होना है कि इसमें रिएक्शन होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड या फिर कीटोन भी हो सकता है, प्लस यहाँ होगा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के बारे में जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग देखे थे कि उस प्रकार का कंपाउंड जिसमें CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते थे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो नोवेना जेल कंडेंसेशन में यही होना है कि इसमें जो रिएक्शन होता है एक एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन होगा, और दूसरा जो है कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होगा। बेस के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, और वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो बताए ना कि रिएक्शन सब सिमिलर है, बस अंतर केवल है कंपाउंड के नेचर का। अलग अलग टाइप का कंपाउंड है तो रिएक्शन का नाम भी अलग हो गया। चलो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ फिर से कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड ही ले लो, बेंजल डिहाइड, और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेना है। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में जैसे मान लो इथाइल एसीटो एसीटेट ले लेते हैं, दिस वन इज इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट कहलाता है। तो देखो ये जो CH2 ग्रुप है दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब बताएं कि इसका हाइड्रोजन होता है एसिडिक नेचर का, क्योंकि दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन का तो बदले में कार्बन खींचेगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ से अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, मतलब अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ई वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सा देखो, ई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करो और ई करो अटैक यहाँ। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, आइडेंटिकल रिएक्शन है जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं। तो हो जाएगा CHOH CH CO CH3, ये हो जाएगा COO C2H5। फिर यहाँ से डिहाइड्रेशन करवा सकते हो क्योंकि ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये यहाँ कीजिए, -H2, हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, एक तरफ ही CO CH3, इधर है COO C2H5। ठीक, अब देखो यहाँ एस्टर है, इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल मिलता है, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा COCH3, और ये हो जाएगा COOH प्लस उस C2H5OH बाहर। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हीट करो, हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। देखो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, H जा करके यहाँ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COCH3, दिस वन इज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड है इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
नाम लिखोगे तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन ऑन, ऐसे करके नाम इसका लिखेंगे हम लोग। क्या नाम हो जाएगा 4 फिनाइल, यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, तो 4 पे फिनाइल आ गया, उसके बाद 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 3 पर डबल बॉन्ड है 3 इन और 2 ऑन, चाहे ऑन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, इन ऑन। 2 नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि 4 कार्बन में कीटोन हमेशा सेकेंड कार्बन पर ही होता है। तो ये जो है नोवेना जेल कंडेंसेशन है। देखो रिएक्शन सब में एक ही जैसा, बस यहाँ कंपाउंड अलग होगा, मैकेनिज्म वही है जो था अल्डोल कंडेंसेशन में। 1-2 और रिएक्शंस है, उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो नोवेना जेल कंडेंसेशन के बाद जो है एक इसमें आता है मनिक रिएक्शन। मनिक रिएक्शन, मनिक रिएक्शन में क्या होता है कि यह रिएक्शन है एक अल्डिहाइड या कीटोन के बीच, जैसे मान लो यहाँ एसीटोफिनॉल ले लो प्लस फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड रहता है प्लस 2 डिग्री एमीन रहेगा, 2 डिग्री एमीन, जैसे यहाँ डाइमिथाइल एमीन है। ठीक, तो क्या बताएं मनिक रिएक्शन में एक होगा अल्डिहाइड या कीटोन, जनरली कीटोन रहता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और ये फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन, ई जो है कॉमन है, ई उसमें रहना ही है, फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ रिएक्शन होकर के होता क्या है, सुजरा देखो, ये रिएक्शन जनरली तो एसिड के प्रेजेंस में, जैसे HCl हम लोग एसिड ले लिए, तो समझने के लिए जो है कैसे यहाँ रिएक्शन हुआ, तो देखो एकदम आसान सा है कि इतना आपको कर देना है बाहर, तो H वो मतलब H2 वो बाहर, बाकी जो ग्रुप बचा वो जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH2, बीच में भी CH2, N CH3 CH3, फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा ई बीटा, तो बीटा पे ही एमीन ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा अमीनो कीटोन। और जो इस टाइप का कंपाउंड होता है बेस का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मनिक बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनिक बेस। तो मनिक रिएक्शन में यही याद रखना है कि एक अल्डिहाइड या कीटोन, जनरली कीटोन रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन फिक्स्ड है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। हालांकि मैकेनिज्म इसका भी है लेकिन थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, बस रिएक्शन को ऐसे समझ करके जो है सो याद रखना है। अगला रिएक्शन इसमें है विटिग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है विटिग रिएक्शन में कि एक रहेगा अल्डिहाइड या कीटोन, दूसरा होता है फास्फोरस अलाइड, तो प्रोडक्ट इसमें बनेगा अल्कीन। ठीक, यही है विटिग रिएक्शन, अल्डिहाइड या कीटोन होगा, दूसरा फास्फोरस अलाइड होता है, तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, अल्कीन बनता है। फास्फोरस अलाइड क्या होता है, देखो इस टाइप के कंपाउंड को जो है हम लोग फास्फोरस अलाइड बोलते हैं। ये पीएच फिनाइल है, बेंजीन रिंग, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फिन और ये कार्बन फास्फोरस के बीच डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। कार्बन फास्फोरस में यदि देखोगे इस केस में, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे जो है हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ऐसा, तो ये कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस P3 आ जाएगा प्लस, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है फास्फोरस अलाइड। अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ आप कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, ठीक, यहाँ कार्बन है ऐसा, तो ये फास्फोरस अलाइड से जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा देखो,
सी आर आर, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ है PPS3 पर प्लस। ऐसा तो रिएक्शन एकदम आसान सा है कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा इस डबल बॉन्ड का, तो बगल में जो फास्फोरस पर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा इसको। तो जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बदले में ये जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है यहाँ, तो इस टाइप का कंपाउंड पहले बनेगा। यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बन जाएगा बॉन्ड आर आर, यहाँ है PPS3 और एक बॉन्ड भी यहाँ। तो ये जो देख रहे हैं ना 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जा फॉस्फेटेन। और यहाँ से अब रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार से, ई शिफ्ट करेगा यहाँ, ई शिफ्ट करेगा यहाँ, ये बीच में इंटरमीडिएट बना समझो ऑक्जा फॉस्फेटेन, और इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड CRR, साथ ही साथ ही बाहर हो जाएगा PS3P डबल बॉन्ड O। तो ये जो देख रहे हैं ना कि फास्फोरस का जो ऑक्साइड बन रहा है, यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। वो फास्फोरस का जो ऑक्साइड होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए जो है वहाँ आसानी से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आकर के बन जाता है क्या, अल्कीन। तो ये सभी एडवांस रिएक्शन है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में आते हैं। और विटिक रिएक्शन जो काफ़ी डिटेल में होता है मैकेनिज्म के साथ, तो अभी उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसको हम लोग, बस समझना है कि विटिक रिएक्शन में रिएक्शन होना किसके किसके बीच है। तो अल्डिहाइड या कीटोन, दूसरा फास्फोरस अलाइड, सॉल्वेंट यहाँ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वगैरह होता है, तो बीच में ऑक्जा फॉस्फेटेन बनेगा, उसके बाद जो है सो अल्कीन का फॉर्मेशन। एक लास्ट रिएक्शन इसमें है, एक लास्ट रिएक्शन रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। क्या, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में क्या होता है ना कि यह रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन है, साथ ही साथ इसमें रहता है अल्फा ब्रोमो एस्टर। देखो कोई भी एक अल्डिहाइड या कीटोन ले लो, ठीक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, प्लस अल्फा ब्रोमो एस्टर, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, इधर एस्टर का ग्रुप लगा दो C2H5, ये एस्टर है तो बगल वाला ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन में ब्रोमीन है, अल्फा ब्रोमो एस्टर, और साथ ही साथ जिंक मेटल होता है। रिएक्शन कुछ वैसा ही है, यहाँ शिफ्ट कीजिए और कार्बन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है इसको इस कार्बन के पास, तो कुछ ऐसा बनता है, ये हो जाएगा O-, तो O- के साथ ही Zn और Br दोनों जाकर के जुड़ता है, तो हो जाएगा OZnBr, और ये अल्फा कार्बन इसके बीच बॉन्ड CHR CO O C2H5। अभी जो बीच में एडिशन कंपाउंड बना है, फिर इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ऐसा। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो सिंपल सा यहाँ रिएक्शन होना है, जो माइनस और प्लस जो इस पर है, तो H+ आकर के वो माइनस से जुड़ेगा और OH- ही Zn के पास जाएगा, तो ये OH CHR CO O C2H5 प्लस Zn OH Br, ऐसा। और ई जो बना देखो ये एस्टर है, तो बगल वाला अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा, तो बीटा पर OH है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन का क्या डेफिनेशन हो गया कि रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड, एनाल्डिहाइड और ये कीटोन विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक जिंक टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इज नोन एज रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। देखो अभी जितना भी कंडेंसेशन रिएक्शन बताए हम, अल्डोल कंडेंसेशन, फिर पढ़े क्रॉस्ड, फिर पढ़े मिक्स्ड अल्डोल, क्लेजन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, नोवेनाजिल रिएक्शन, मनिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन और रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। सिलेबस में तो मेनली हम लोग का अल्डोल ही है, उसके अलावा सारे एडवांस टॉपिक हैं, लेकिन बताया कि एग्जामिनेशन में कभी कभी एडवांस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है
जैसे कभी बेंजोइन कंडेंसेशन पूछ दिया है, कभी परकिन पूछ दिया है, तो उस हिसाब से आप लोग सारा प्रिपेयर करोगे। हालांकि इस बार का सिलेबस के लिए जो रिड्यूस हुआ बताया उसमें कि केवल अल्डोल कंडेंसेशन रहा है। तो आगे के लिए जो तैयारी करना चाहते हो सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस को देखोगे। नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वीडियो को देख करके रिएक्शन को समझोगे। सारे रिएक्शंस एक ही जैसे हैं और बाकी फिर डिस्कशन इस चैप्टर का जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।